वो कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। ये एक एक्शन है, इसका एक रिएक्शन होगा। कंडीशन क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड में वो सेम होगा। सही है, इक्वल होगा। अगर ये मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ तो इसके रिजल्ट में 10 न्यूटन की फोर्स लगेगी। अगर ये मैं लगा रहा हूँ फॉर एग्जांपल वेस्ट की तरफ, तो जो रिएक्शन होगा वो ईस्ट की तरफ होगा, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, इस तरह से। अगर ये मैं लगा रहा हूँ यानी कि राइट वाली साइड पे, तो रिएक्शन होगा लेफ्ट वाली साइड पे। ये बच्चों मोटी मोटी सी जो है ना, इसकी जो है समझ आने वाली बात है। अब फॉर एग्जांपल जो ये बलून है, जो गुब्बारा है, ये क्यों उड़ता है? ये इसीलिए उड़ता है कि उसके अंदर हवा है, हवा प्रेशर से बाहर आती है। सही है, और वो एटमॉस्फेयर पे प्रेशर लगाती है और फिर एटमॉस्फेयर उसके ऊपर प्रेशर लगाता है, तो वो बलून ऊपर की तरफ उड़ जाता है। ये किसी भी तरफ, जिस भी डायरेक्शन में होगा वो उड़ जाएगा। सही है, अगर वो उसके अंदर हीलियम गैस होगी, हीलियम होगी या हाइड्रोजन गैस होगी, सही है, तो वो क्या करेगा? वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, क्योंकि ये दोनों बहुत हल्की गैसेज हैं। और अगर दूसरी कोई गैस आपने मुंह से हवा भरी है जिसमें मिक्सचर है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है ज़्यादा अमाउंट में, और क्योंकि हमारे जो मुंह से निकलती है उस हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होती है। सेकंड नंबर पर आप नाइट्रोजन वगैरह कंसिडर कर लें, तो फिर वो भारी बन जाएगा गुब्बारा। तो वो उड़ेगा तो नहीं, आसमान में नहीं जाएगा, पर वो मूव ज़रूर करेगा। जैसे ही किसी भी गुब्बारे में से हवा निकलती है ना, वो मोशन में ज़रूर आ जाता है। इतना याद रखें, मोशन में क्यों आता है? क्योंकि वो बाहर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगाता है, बाहर की हवा की तरफ, और बाहर की हवा उसके ऊपर एटमॉस्फेयर जो है उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाता है, और फिर वो उस जिस डायरेक्शन में वो एक्शन करता है उसी डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। तो फिर वो उसी रिएक्शन के जो है ना, उसमें रिएक्शन की वजह से वो क्या करता है? मूव करता है। अब वो कहते हैं एक्शन इज ऑलवेज, वो कहते हैं अकम्पेनिड बाय रिएक्शन फोर्स एंड द टू फोर्सेज मस्ट ऑलवेज बी इक्वल एंड ऑपोजिट। नोट दैट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये बहुत ज़रूरी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जिसको मैंने डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी किया है ताकि मैं इसको मिस ना कर दूं, मुझे पता चले कि कोई अलग बात हो रही है। हमने ये तो पढ़ लिया कि एक एक्शन होता है, हमेशा उसका कोई ना कोई रिएक्शन होता है। रिएक्शन क्या होता है? कि इक्वल होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये तो हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जब आप फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, अगर मैं उसमें कहूँ कि एक बॉडी है, ऐसे ये बॉडी है, इस पर इधर से फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, इधर से भी फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, इसको मैं प्लस मान के चल रहा हूँ, इसको मैं माइनस मान के चल रहा हूँ, तो हमारे पास नेट फोर्स बच्चों, जो नेट फोर्स आएगी वो कितनी आएगी? 10 - 10 0। इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। इतनी बात समझ आती है? ये वो बॉडी थी। इस बॉडी पे मैं एक और कहता हूँ कि इधर से भी जो है ना 10 न्यूटन, इधर से भी 10 न्यूटन, इधर का प्लस 10 न्यूटन ले लेता हूँ मैं, इधर का -10 न्यूटन, तो ये भी कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। कहने का मतलब ये है, एक बॉडी के ऊपर अगर इक्वल फोर्स लग रही हैं किसी भी दो ऑपोजिट डायरेक्शन से, तो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। यानी कि मैं यहाँ सही से लिख देता हूँ कि 10 - 10, ताकि आपको सही समझ आ जाए, 10 - 10 = 0। अब बच्चों गौर से सुनो, अब हम आ रहे थे न्यूटन के थर्ड लॉ पे। ये थी फोर्स की बात। मैं वहाँ जो है मैंने इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया था, अभी मैंने कर दिया है कि ये इस बॉडी के ऊपर फोर्सेस लग रही थी। अब आ रहे थे हम न्यूटन के थर्ड लॉ के अंदर। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है, भाई गौर से सुने, कि एक एक्शन होता है, मैं इसी बॉडी के ऊपर लेट करके चलता हूँ। ये बॉडी मैंने उठा के यहाँ पर रखी है दोबारा से, और अब मैं इसके ऊपर जो है ना बात कर रहा हूँ, ये एक मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई। सही है। अब वो कहते ये हैं, इधर मेरा ये हाथ है, मैं हैंड से इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, ये याद रखिएगा। सही है, मैं इसको हाथ से मूव करवा रहा हूँ। मैंने फोर्स लगाई इस पर इस दफ़ा 10 न्यूटन की, तो ये भी तो मेरे पे 10 न्यूटन की फोर्स लगाएगा। ऐसे ही है ना, हर एक्शन का रिएक्शन होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। आप इसको मान के चल रहे हैं पॉजिटिव, इसको मान के चलें नेगेटिव, ऐसे ही है ना। तो भाई ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे और ये बॉडी मूव ना करे, इस तरह होना चाहिए। या फिर मैं कहता हूँ कि आप कहते नहीं जी फोर्स कम थी, मैं कहता हूँ ऐसा कर लेते हैं कि मैं एक इधर लगा देता हूँ, एक इसके इधर 110 न्यूटन की फोर्स लगा देता हूँ मैं, अभी भी इनको कैंसिल करना चाहिए। 1,00,000 न्यूटन की फोर्स लगाऊँ तब भी इनको कैंसिल करना चाहिए और बॉडी को मूव नहीं करना चाहिए। लेकिन असल में रियलिटी ये है कि जब न्यूटन के थर्ड लॉ से हम डील करते हैं तो बेसिकली जो एक्शन है ना वो बॉडी के ऊपर है, रिएक्शन हैंड के ऊपर है। याद रखिएगा, जो रिएक्शन हो रहा है वो हमारे हाथ पे हो रहा है और जो एक्शन है वो बॉडी के ऊपर हो रहा है। और जो नीचे वाला केस था फोर्स में, उसमें एक्शन और रिएक्शन अगर आप उसको मान के चल रहे हैं, हालांकि वो एक्शन और रिएक्शन है नहीं है, पर आप उनको एक कंसिडर कर रहे हैं कि देखें ऑपोजिट है, इक्वल डायरेक्शन है, तो वो सेम के ऊपर है ना, एक बॉडी के ऊपर है। अगर सेम बॉडी के ऊपर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाओगे तो वो इफेक्ट को कैंसिल करेगी और उस केस में नेट फोर्स 0 आएगी। लेकिन जब न्यूटन का थर्ड लॉ है तो उसके अंदर बॉडी डिफरेंट है, एक्शन किसी और बॉडी के ऊपर है, रिएक्शन किसी और बॉडी के ऊपर है। तो इस वजह से एक्शन और रिएक्शन की डायरेक्शन जो है वो तो ऑपोजिट होती हैं।
इक्वल भी होती है उनकी मैग्नीट्यूड, बट चूंकि बॉडी डिफरेंट हो गई हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करते हैं, इस केस में बॉडी मूव करेगी। अब इसी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं कि जो बुक है ना, बुक ने तो अपना एक्शन नीचे की तरफ रखना, यानी कि नीचे की तरफ ऐसे, इसका वेट नीचे की तरफ आएगा, तो रिएक्शन किस तरफ होना है, ऊपर की तरफ होना है। तो ये जो बेसिकली इस बुक के एग्जाम्पल में एक्शन जो है ना वो टेबल के ऊपर है, और टेबल ने रिएक्शन किसके ऊपर लगाना, बुक के ऊपर, तो दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्शन और रिएक्शन हो गई यहाँ पे। इसी तरह से जो बलून वाली एग्जाम्पल थी उसमें जो एक्शन था ना बेसिकली वो बलून की तरफ से था एटमॉस्फेयर पे, हवा पे, इधर वाली एयर पे था, ये एक्शन था इसके ऊपर। लेकिन बलून के ऊपर क्या था, बलून के ऊपर रिएक्शन था। तो दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्शन और रिएक्शन हो रहा होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट वो कहते हैं व्हेन द बलून इज सेट फ्री द एयर इनसाइड इट रशेस आउट एंड द बलून मूव्स फॉरवर्ड। ये मैं बता चुका हूँ ये वाली बात। तो आगे वो कहते हैं इन दिस एग्जाम्पल द एक्शन इज, हाँ तो ठीक है, ये मैं बात कर चुका हूँ इसके ऊपर। नेक्स्ट वो कहते हैं अ रॉकेट मूव्स ऑन द सेम प्रिंसिपल। हाँ, जो रॉकेट होता है वो भी इसी प्रिंसिपल पे मूव करता है, यानी कि उसमें बहुत सी यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा हिस्सा, रॉकेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ गैसेस जो है ना वो भरी होती हैं, फ्यूल बोलो, गैसेस नहीं बोलो, फ्यूल बोलो, उसमें होता है, उसमें क्या है, फ्यूल होता है। तो जब वो जलता है तो गैसेस बनती हैं, और वो जो गैसेस बनती हैं वो बहुत ही स्पीडली, बहुत ही प्रेशर के साथ बाहर की तरफ निकलती हैं इधर से, और वो प्रेशर से बाहर निकलती हैं, किसके ऊपर प्रेशर लगाती हैं, हवा पे, एटमॉस्फेयर पे, और फिर वो उसके बदले में उसके ऊपर प्रेशर जो है रिएक्शन लगाता है एटमॉस्फेयर, और वो जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। तो इस तरह से ये और बड़ी स्पीड से मूव करता है। इस तरह से रॉकेट भी सेम प्रिंसिपल पर, न्यूटन के थर्ड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कर रहे होते हैं, टेक ऑफ कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं स्पेस के अंदर।